चलो माय डियर 89। Tomorrow we will be having a conference on IS 1037। IS 1037 पे कॉन्फ्रेंस होगी, वही हमारी इंशाल्लाह 2 बजे शुरू होगी और 6 बजे ख़त्म होगी। इस कॉन्फ्रेंस में हम IS 1037 पे बात करेंगे, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका हम और आप होंगे इंशाल्लाह। आपने ज़रूर आना है कैमरामैन भाई, इस कॉन्फ्रेंस को मिस नहीं करना इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह कर लेंगे, वो वन डिश पार्टी कर लेंगे, हर कोई अपनी अपनी वन डिश लाएगा। अच्छा, IS 10 निकाल लें। दो सवाल आपको करने चाहिए थे जो हमने डीकमिशनिंग वाले कल क्लास में किए थे, और होमवर्क वाला सवाल हो गया था, उसमें पीबी दी हुई थी। कितने मिनट में हुआ था? 5 मिनट में। यार ये होमवर्क बढ़ाओ ज़रा, ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं, 6-6, 7-7, 8-8 मिनट में होमवर्क करके आ रहे हैं। हाथ धोगी यार। पाँच मिनट सवाल पढ़ने में लग जाते हैं, इनको कोई जवाब देना चाहे? जी जी, सिलेबस रिलेटेड क्यूरीज पूछा करें मेरे से। पेज 361 भाई, SC 22 पे करवा दो। पेज 3, वो वाला भी भाई। अच्छा, ये पॉइंट 15 मैंने आपको करवा दिया हुआ था, लेकिन इधर से पढ़ के नहीं करवाया। अब आप जरा देख लें पॉइंट 15 का क्या करना है। ऑन 23 अप्रैल 2014 वी केम टू नो डैट मोबाइल्स वैल्यूइंग 30 लाख वर स्टोलन फ्रॉम अ वेयर हाउस इन नवंबर 13। हमारा ईयर एंड बोलें 31/12/13। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब ऑथोराइज हुई फॉर इशू? 31 मार्च 14। हमें इस दिन पता चला कि इस दिन चोरी हुई, लेकिन हमने अपनी बैलेंस शीट में वैसे शो कर दिया हुआ है क्योंकि हमें चोरी का पता नहीं था। बताएं जी। एक्सेलेंट, इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ IAS 10। ये IAS 10 के स्कोप से बाहर है। इस पे असल में तो IAS 8 लगेगा, लेकिन वो 2014 में लगेगा। 13 में हम कमेंट करके आएंगे। पता नहीं, वैसे ये लिख के आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी केम टू नो आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय डायरेक्टर्स, सो इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ IAS 37। इस सारे की जगह अगर इस तरह लिखाएं कि इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉट अ, बोलें जरा, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट नॉट अ, अब एक चीज है ही नहीं ना। मिसाल के तौर पे एक आपको बंदर नजर आया, अब ना ये लड़का है ना ये लड़की है, ये तो बंदर है ना। तो इट इज नॉट अ लड़का, इट इज नॉट अ लड़की, बिकॉज इट इज जानवर। तो इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉट अ, नॉट एज इट इज डिस्कवर्ड आफ्टर द, और फुल स्टॉप से पहले आप डाल सकते हैं एंड फॉल्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ IAS 10। सो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी मेड इन 2000। सो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्लैश डिस्क्लोजर विल बी मेड इन 2013। ना इसकी कोई काउंटिंग एंट्री होगी ना डिस्क्लोजर होगा।
क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते, पता ही बाद में चले, अब हम क्या करें। अब फोन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा तो नहीं मंगवा सकते यूजर्स के घरों से, उन्होंने कहा आपको दोबारा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंट करा के देते हैं, डायरेक्टर से दोबारा ऑथराइजेशन कराते हैं। तो डायरेक्टर से जब ऑथराइजेशन हो गई तो बोले इस दिन के बाद बात हाथ से निकल चुकी है, बोले इस दिन के बाद बात हाथ से निकल चुकी है, IS 10 नहीं लग सकता। ओके जी, हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो मोबाइल, जरा थोड़ा सा अच्छा लिख रहे हैं, सॉरी मैं समझा मोबाइल। आगे चलें जी। कोई पॉइंट रह गया ऊपर वालों में से? नहीं 13 मुझे 14 मुझे पता है, और कोई रह गया हो? 8 की कोई जरूरत नहीं, इससे से कई पास पेपर में हो जाने हैं। और कोई रह गया हो? ये पता चल गया ना ये 3 महीने कौन से हैं? ये बैलेंस शीट डेट है, ये ऑथराइजेशन है। तो इस दिन सैलाब आया, इस दिन चीज सस्ती बिकी, इन्वेंट्री, तो इट इज इन। इस दिन सैलाब आया, इस दिन चीज सस्ती बिकी, बस इस दिन गए तो चीज सस्ती बिकी, कोई वजह नहीं सवाल ने बताई हुई। इन्वेंट्री और डेटर अगर साल के बाद कम पैसे दे के जाएं, चाहे डेटर कम पैसे दे, चाहे इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। इसको हमेशा क्या कहा जाएगा? एक इस रूल की एक्सेप्शन है, डेट इज इन्वेस्टमेंट, डेट इज इन्वेस्टमेंट। We own investments costing ₹40 on 31 December 13. These are sold on 4 January for 35. इन्वेस्टमेंट्स में आप क्या करेंगे कि इनको 40 पर ही रखेंगे, 35 पे नहीं लाएंगे। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स भी हमें साल के बाद कम देके गई हैं, लेकिन इनको 40 पे ही रखें। Rule 2. If question is silent about reason for change in value of investment in shares, then we will consider it as a, इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट समझेंगे। इसकी वजह सुन लें, क्योंकि ना इन्वेस्टमेंट्स की प्राइस डेली ऊपर नीचे हो रही होती है। इन्वेंट्री की प्राइस तो डेली ऊपर नीचे नहीं हो रही होती, गोश्त है, गाड़ियां हैं, चिकन है, सारी चीजें, इनकी प्राइस कहाँ डेली ऊपर नीचे हो रही होती है। डेटर से पैसे लेना कहाँ ऊपर नीचे हो रहा होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स बाय डिफॉल्ट उनकी नेचर ऐसी लिक्विड है, ये लिक्विड नेचर की चीजें हैं, लिक्विडिटी। तो इन्वेस्टमेंट्स एक लिक्विड एसेट है जो जल्दी से बिक जाता है, इसकी प्राइस डेली बाजार में ऊपर नीचे हो रही होती है। तो दैट्स वाई डेटर और इन्वेंट्री साल के बाद कम पैसे देके जाएं तो डेट इज अ एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर साल के बाद कम पैसे देके जाए और रीजन साइलेंट हो, डेट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सो लिखें, मटेरियल इमटेरियल तो लिख के आना है, वो तो लिख के आना है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर ईयर एंड एट अ लो प्राइस is normally indicative of a condition। कुछ साल के बाद ही मसला आया होगा माय डियर, साल के एंड पे मसला नहीं होगा इसमें। is normally indicative of a condition that arose after reporting date। That's why it is a non-adjusting event।
चलें, कोई क्लास का अच्छा बच्चा जो नोट्स में पिक्चर अटैच हुई थी उसके डिस्क्लोजर के नोट की हेडिंग्स बता दे, अगर किसी को याद है, हाथ खड़ा करके। चलें छोड़ें, हाथ खड़ा करके बता, आपको याद है? डेट ऑफ ऑथराइजेशन, एक डेट ऑफ ऑथराइजेशन थी कि डायरेक्टर ने किस दिन ऑथराइज किया, और हमारा सवाल अगर चल रहा होगा तो डेट ऑफ ऑथराइजेशन इज 31 मार्च, और एक और थी इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ये दो डिस्क्लोजर हैं IAS 10 के, जो हमें इंशाल्लाह पास पेपर के क्वेश्चन 2 फाइनल अकाउंट में बनाने होंगे। आज हम इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट शुरू कर देंगे साथ ही, फिर 1037 थोड़ा थोड़ा साथ चलाते रहेंगे, ताकि 1037 में थ्योरेटिकल सवाल होते हैं तो फाइनल अकाउंट में न्यूमेरिकल होते हैं, तो न्यूमेरिकल थ्योरी जरा साथ साथ चलती रही। तो आज से फाइनल अकाउंट हम शुरू करने लगे हैं, और एक और क्लास में भी हमने फाइनल अकाउंट आपको पता है किए में है। एक पास पेपर का क्वेश्चन 11 हमने किया था। ओके, एनुअल रिपोर्ट किधर है? एनुअल रिपोर्ट ये मैं माय डियर आपसे पूछ रहा था, बार बार बस देखें तो याद हो जाएंगी चीजें। डेट ऑफ फॉर इशू और इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। IAS 10 में कोई ऐसी चीज बताएं जो मटेरियल है या इमटेरियल है, फिर भी डिस्क्लोज करनी है। 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 19 का फाइनल डिविडेंड डिस्क्लोज करना है, लेकिन 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 19 का फाइनल डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो ये दो बातें आपसे की थी। अच्छा, इस डिस्क्लोजर में ना आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, दो चीजें बतानी होती हैं, किस दिन साइन हुए और किसने साइन किए। बोलें, किस दिन साइन हुए और किसने साइन किए, ये दो बातें बतानी होती हैं। असल में इस डेट से ना यूजर को पता चल जाता है कि इस दिन के बाद वाली चीजें IAS 10 के स्कोप से बाहर हैं। इस दिन के बाद अगर हमें कुछ 14 मार्च को किसी ने आके हमें हमारे साल की गलती बता भी दी तो मैं कहूंगा यार बस सब बहुत हो गई, अब बात हाथ से निकल चुकी है। कोई अखबार में भी आप ये नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चली गई तो चलो अखबार में गलतियां बताते रहो, फिर 14 मार्च को कोई और गलती पता चलेगी आपको, 20 अप्रैल को कोई और गलती, अखबार में गलतियां बताते जो बार बार अपनी। अगले साल आइए सेट लगा देना, आप क्या करें। ओके, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसकी एग्जांपल्स जो है ना वो एक दफा दोबारा बस पढ़ लें। तो आए पेज नंबर 357 पे। ये किसकी एग्जांपल्स हैं? एडजस्टिंग इवेंट्स की। कोर्ट केस सेटल बैलेंस शीट डेट के बाद हुए, लेकिन ऑब्लिगेशन थी बैलेंस शीट डेट से पहले, क्योंकि कोई आग वगैरह लग चुकी थी बैलेंस शीट डेट से पहले। सो डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। पता चला है 4 जनवरी को कि कोई एसेट इंपेयर हो गया था पिछले 4 दिन पहले 31 दिसंबर को। पता कैसे चला? जब डेटर से पैसे लेने गए तो उसने पैसे नहीं दिए, और इन्वेंट्री जब बेचने गए तो इन्वेंट्री सस्ती बिकी। ये जो रूल नंबर 1 में हमने डाली थी चीजें, रूल नंबर 1 में जो चीजें डाली थी, तो इन्वेंट्री और डेटर की वजह पता ना हो और साल के बाद कम पैसे दे जाएं तो डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। हाइब्रिड में पेज ढूंढ रहे हैं, पेज 357 है। पता चली परचेज और सेल प्राइस बैलेंस शीट डेट के बाद जो चीज खरीद चुके हैं या बेच चुके हैं बैलेंस शीट डेट से पहले, तो डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। मुझे बताएं साल के बाद क्या हुआ है? पता चला है। साल के बाद क्या हुआ है? पता चला है। किस चीज के बारे में? जो साल से पहले खरीद चुके थे। साल के बाद क्या हुआ है? सेटल हुआ है। साल के बाद क्या हुआ है? जो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही थी साल के एंड पे, साल के बाद क्या हुआ है?
पता चला है क्या? कैसे पता चला था? इन्वेंट्री बेचने गए थे तो पता चला था ना, डेटर से पैसे लेने गए थे तो पता चला। पता साल के बाद चला है, हो पहले चुका है वो काम। पता चला है फ्रॉड कब? साल के बाद। जो हो चुका था तो डेट इज इन। पैसे कब आए हैं इंश्योरेंस कंपनी से? साल के बाद। जिससे निगोशिएशन किस पे चल रही थी? साल से पहले। तो ये भी कौन सा इवेंट हो जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। अगर साल से पहले आप अनाउंस कर दें कि मैंने एम्प्लॉयज को बोनस या कमीशन देना है सेल का 2% या प्रॉफिट का 2%, तो फिर प्रॉफिट या सेल तो साल के बाद ही पता चलेगी जब ऑडिटर्स वगैरह आएंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट कब हो रही है? जरा डबल अंडरलाइन करें, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट। साल के बाद क्या डिटर्मिन हो रहा है? जरा जल्दी बताएं। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ये एक इवेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट यानी कैलकुलेटर पकड़ के सेल पे 2% लगा दिया, इसको मैं कहूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट हुई कब? जरा जल्दी से बताएं। रेड डबल अंडरलाइन करके बताएं क्या हुआ? अमाउंट डिटरमिन हुई। येलो हाइलाइटर पढ़ के बताएं कब हुआ? अब बोलें। बैलेंस शीट डेट के बाद पता चला, बैलेंस शीट डेट के बाद पता चला कि कितना प्रॉफिट या बोनस देना है। अगर मेरे ऊपर लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है एट द एंड ऑफ, अगर मैंने साल से पहले, गवर्नमेंट ने मुझे कह दिया था दो, या साल से पहले जो है वो मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैंने देना है, फिर अमाउंट अगर अगले साल कैलकुलेट हो रही है तो अल्लाह का शुक्र है उसी अमाउंट की ला के हमारे साल क्या कर दें? एंट्री कर दें। तो देखें आप फरवरी के अंदर बैठे हैं, आपको पता चल गया पिछले साल का प्रॉफिट है 10 मिलियन। अब आप 10 मिलियन का 2% अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को देना है तो दे दें। अब हमारे साल आके एंट्री किससे करेंगे? 10 मिलियन ज़रब 2%। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, क्या साल से पहले होना जरूरी है? प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो ये भी एक बेहतरीन मिसाल है एडजस्टिंग इवेंट की। और जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, एडजस्टिंग इवेंट को तो डिस्क्लोज नहीं करते, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते डिस्क्लोज करते हैं इसका नेचर और एस्टीमेट ऑफ, लेकिन फाइनल डिविडेंड मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। फाइनल डिविडेंड ऑफ 19 मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन 19 एंड इज रिकॉर्डेड इन 20। ये जरा याद रखिएगा, फाइनल डिविडेंड ऑफ 19 मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन 19। रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिविडेंड का ताल्लुक होता है अनाउंस करने से, और अनाउंस कब होता है? साल के बाद। अच्छा, इसको इससे मिक्स ना कीजिएगा। डिविडेंड साल से पहले अनाउंस हो ही नहीं सकता, हमें अपने प्रॉफिट्स पता ही नहीं होते। लेकिन सेल और प्रॉफिट का कोई अगर एम्प्लॉयज़ को हम वादा कर दें कि देना है, तो वो तो वादा साल से पहले हो चुका हुआ है। तो ये एम्प्लॉयज़ की तरफ पेमेंट है, इसलिए हमने इसको किस में डाला है? एडजस्टिंग। और ये किसकी तरफ पेमेंट है? शेयर होल्डर्स। इसका तो अब कोई फायदा नहीं। एडजस्टिंग इवेंट की जनरल एंट्री करनी है, नॉन एडजस्टिंग अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें, इमटेरियल है तो डिस्क्लोज ना करें। गोइंग कंसर्न अभी देख लेंगे हम। अच्छा, ये वैसे इसी सफ़े पे लिखा हुआ है, यहीं पढ़ लें। इवेंट्स जो होते हैं ना, इवेंट्स मे बी फेवरेबल एंड मे बी अनफेवरेबल। इवेंट्स जो होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, यहां से लाके इधर
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर एडजस्टिंग है, चाहे हमें फायदा आ रहा है चाहे हमें नुकसान आ रहा है, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड। क्या इस बेस पे डिसाइड करना है कि इवेंट एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है, या इस बेस पे डिसाइड करना है कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? फेवरेबल अनफेवरेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इवेंट का लफ्ज यहां लिख के उधर भी लाइन खींच लें। एडजस्टिंग इवेंट्स नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? फेवरेबल भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों इस बेस पे डिसाइड करना है कि रिकॉर्ड करना है, या फिर एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग देखना है। तो बस नोट्स में लिख दीजिएगा जो लिख रहे हैं, पेज 357 कंप्लीटेड, और कुछ नहीं लिखने की जरूरत। अच्छा जी, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और दोज इवेंट्स, बोलें इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और मे बी फेवरेबल एंड मे बी, पढ़ें इवेंट्स आफ्टर द पीरियड बैलेंस शीट डेट के बाद और बोथ फेवरेबल एंड कर बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट एंड द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। एडजस्टिंग इवेंट को हमने एडजस्ट करना होता है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्ट, लेकिन अगर मटेरियल है तो इनको डिस्क्लोज करना होता है। अगर एक एंटिटी डिविडेंड डिक्लेयर करती है अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वालों को बैलेंस शीट डेट के बाद, इस तरह करें ना, डिक्लेयर्स, ये तो फिर फाइनल होगा ना। हाँ, डिक्लेयर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट कौन सा वाला डिविडेंड होगा, जरा सोच के बताएं। डबल अंडरलाइन करें ना, डिक्लेयर्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट द एंटिटी शैल नॉट रिकॉग्नाइज द डिविडेंड। क्यों नहीं करेगी? द एंटिटी शैल नॉट रिकॉग्नाइज द डिविडेंड, ये पैरा 12 पढ़ा हूं मैं स्टैंडर्ड का। शैल नॉट रिकॉर्ड दोज डिविडेंड्स एज अ लायबिलिटी एट द एंड ऑफ, उनको लायबिलिटी के तौर पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना, ये हमें इजाजत ही नहीं है, फाइनल डिविडेंड्स को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। सच डिविडेंड्स आर, जिसको हमने कल मस्ट का लफ्ज यूज किया था, सच डिविडेंड्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। इनको डिस्क्लोज जरूर करें इन अकॉर्डेंस विद IAS 1, और इसका डिस्क्लोजर कल पिक्चर में अटैच था, वो जो भी दिखाया आपको डेट ऑफ ऑथराइजेशन के नीचे, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। इन पाकिस्तान फाइनल डिविडेंड इज प्रोपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, एंड इट इज अप्रूव्ड इन AGM, दैट इज डेट ऑफ रिकॉर्डिंग लायबिलिटी इन डेट ऑफ AGM। AGM जैसी होती है, हम इसको लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय डायरेक्टर्स, ये फिर पाकिस्तान में शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव नहीं करते। इट इज डिक्लेयर्ड बाय डायरेक्टर्स, दैट इज डिक्लेरेशन एंड लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो आमतौर पे फाइनल डिविडेंड जब सारे ओनर्स बिजनेस के आए तब पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इंटरिम डिविडेंड जब डायरेक्टर अनाउंस कर दें तब रिकॉर्ड किए जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल इस लाइन की कोई सिग्निफिकेंस है। चलें जी, IAS 10 के डिस्क्लोजर्स पढ़ना शुरू करें। पहला डिस्क्लोजर वही जो आपको कल पढ़ाया था, कल इनकी पिक्चर्स अटैच हो चुकी हुई हैं कल के नोट्स में। किधर है एनुअल रिपोर्ट 2019? ये द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑथराइज्ड फॉर इशू। बताएं जी डेट। पता नहीं ऊपर क्यों नहीं देख रहे, कौन सी क्लास ले रहे हैं? 13 मार्च 2000। नंबर 48 पढ़े हैं या 49 पढ़े हैं? 48, नोट 48। द पर्सन और पर्संस हु ऑथराइज द इशू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये पेपर में कैसे डिस्क्लोजर आएगा और हमने कैसे जवाब देने हैं? बस आपने ये जवाब देना होगा, या फिर कई दफा ऐसा भी ICAP आजकल कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड ऑन मार्च 13, 2020, ये लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं, और इस नोट के अंदर एरर बताओ, तो आप क्या एरर बताएंगे? द पर्सन हु ऑथराइज द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, ये आप एरर बता देंगे उसके अंदर। बनाना पड़ा तो इस तरह डेड लाइन बना के दे देंगे, और हेडिंग भी याद रख लीजिएगा, डेट ऑफ फॉर इशू।
ये क्या लिखा हुआ है, अगर एंटिटी के ओनर या अदर्स के पास पावर है बाद में अमेंड करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो एंटिटी शेल डिस्क्लोज दैट फैक्ट। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओनर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, ओनर्स तो डायरेक्टर्स नहीं होते, डायरेक्टर्स तो आपको पता है वो गिने चुने होते हैं आमतौर पे। तो अगर किसी मुल्क में ओनर्स को बाद में पावर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी मीटिंग में बदल दें, तो ये बात यूज़र को बता दें यहाँ लिख के कि इन दिस कंट्री ओनर्स बाद में बदल भी सकते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो इस तरह की लाइन लिख के बता दें। कहते हैं डेट बताना क्यों ज़रूरी है, इसकी लॉजिक बता। ये डेट बताना क्यों जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स टू नो द डेट बिकॉज, वजह बताएं माय डियर, बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द इवेंट्स, क्योंकि मार्च 13 के बाद अगर कुछ भी हमें पता चल जाए हमारे साल में, तो हम उसके बारे में यूजर्स को कुछ भी नहीं बता सकते। वैसे कुछ हुआ था इन डेट्स के बाद? हाँ, अभी एक मिसाल हमने की थी। इस डेट के बाद जो है वो हमें पता चला था कि नवंबर में चोरी होगी है, लेकिन इसका हम कुछ कर नहीं सकते अब। तो ये डेट बताना क्यों जरूरी है, ताकि यूजर्स को पता चले इस डेट के बाद जो कुछ भी हुआ है वो रिफ्लेक्ट नहीं किया हमने। हम कर भी कैसे सकते हैं, हद होती है ना एक चीज की। अगर एक एंटिटी इंफॉर्मेशन रिसीव करे बैलेंस शीट डेट के बाद about a masla that existed at the end of reporting date, it shall update the disclosures that relate to those conditions in the light of new information. उनतीस दिसंबर को कोर्ट में हियरिंग थी। उसके बाद लॉयर ने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि 7 मिलियन देने पड़ेंगे, बट स्टिल इट इज पॉसिबिलिटी, स्टिल इट इज पॉसिबिलिटी। 4 जनवरी को कोर्ट में दोबारा हियरिंग हुई। अब लॉयर ने कहा कि पॉसिबिलिटी मुझे अब जो है ना पॉसिबल है कि 9 मिलियन देने पड़ेंगे। अब नहीं, इट इज स्टिल कंटिंजेंट लायबिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज स्टिल कंटिंजेंट लायबिलिटी, बट गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल, हाउ शुड आई अपडेट माय डिस्क्लोजर्स। मेरे ख्याल से मुझे पहले भी मैं मान रहा था कंटिंजेंट लायबिलिटी है, अब भी मैं मान रहा हूं कंटिंजेंट लायबिलिटी है, लेकिन जब मैं एस्टीमेट दूं अमाउंट का, तो मैं बताऊं मेरे ख्याल से अब 9 मिलियन देने पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक चांस देने का लो ही है, हाई नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें डिस्क्लोजर अपडेट ना करने पड़े। हमें इस सूरत में तो डिस्क्लोजर अपडेट होंगे। ऐसा भी हो सकता है हमें डिस्क्लोजर अपडेट ना करने पड़े, हमें उल्टा जनरल एंट्री करनी पड़े कि लॉयर कहते अब तो भाईजान आप फारग हो रहे हैं, अब कोर्ट हियरिंग के बाद ये प्रोबेबल बन गया, फिर तो अपडेट डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं होगी, फिर तो ऑल टुगेदर जर्नल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैंने फिलहाल आपको डिस्क्लोजर अपडेट करने की एग्जांपल दिया है। अपडेशन में आप कितना डालेंगे? 9 डालेंगे, यानी 2 से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन ऑब्वियसली ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आती, आपको पता है, ये सिर्फ क्या होती है, डिस्क्लोजर। तो अपडेट डिस्क्लोजर की मिसाल लिख लें। डिस्क्लोजर आपको अपडेट करने पड़ेंगे। यार मेरे ख्याल से ये अपडेट अपने ही लेवल पे करने पड़ेंगे, क्योंकि यूजर को तो 7 मिलियन अभी बताया नहीं होगा ना। मेरी बात सुने, छोड़ें यार, लिखते तो रहते हैं। ये डिस्क्लोजर अपने एतबार से अपडेट करने पड़ेंगे। यूजर को तो पहले नहीं बताया होगा कि 7 मिलियन है, अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, बस बेहतर है फिगर्स अपडेट करके उनको भेज दें। ये मैसेज कम्युनिकेट नहीं हुआ तो डिलीट फॉर ऑल की क्या जरूरत है, अभी तो ड्राफ्ट्स में पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह, मेरे सेक्रेटरी को बता दो कि कल 2 से 6 की कोई कमिटमेंट ना रखे, हमारी कॉन्फ्रेंस है IS 37 पे ना, कॉलेज में रूम 1 में।
सेक्रेटरी वैसे अभी तक कोई नहीं है मेरा। ओके, कॉन्फ्रेंस में आएंगे आप इंशाल्लाह कल? ओके। आउटसाइडर्स अलाउड है, ले आइएगा, कोई मसला नहीं। कॉन्फ्रेंस को लाइएगा, अब्बू को लाइएगा, आउटसाइडर्स अलाउड है, कोई मसला नहीं। उसको वर्ल्ड लेवल पे लाइव कर देना भाई, कॉन्फ्रेंस को कल लाइव स्ट्रीमिंग करो। ओके, अच्छा जी, वेन्यू यही है, रूम नंबर 1, H2O if you like with NaCl। भाई पैरा 20 में भी वही लिखा हुआ है, पैरा 19 पढ़ ले। इफ एंटिटी रिसीव्स इंफॉर्मेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, कब पता चले वैसे इसको? 4 जनवरी को, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, अबाउट अ मसला दैट एग्जिस्टेड एट द, इट शैल अपडेट द डिस्क्लोजर दैट रिलेट टू दोज कंडीशंस इन द लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। किसी को पता है न्यू इंफॉर्मेशन कब मिली है? हाँ, न्यू इंफॉर्मेशन तो 4 जनवरी को मिली है। पैरा 20 में भी वही बात है, एंटिटी may need to update the disclosures even when the information does not affect the amount that it recognizes। आपको पता है ये इंफॉर्मेशन does not affect the journal entry। आपको पता है दिस इंफॉर्मेशन does not affect the journal entry। हाथ खड़ा कर दें अगर ये बात समझ आ रही है। दिस इंफॉर्मेशन does not affect the, फिर भी अपडेट करें डिस्क्लोजर को, चाहे जनरल एंट्री ना भी हिट हो रही हो। जनरल एंट्री हिट हो रही है फिर तो करना ही है, लेकिन जनरल एंट्री ना भी हिट हो रही है फिर भी अपडेट करें डिस्क्लोजर को। अल्लाह का शुक्र है जनरल एंट्री हिट नहीं हो रही। एन एंटिटी मे नीड टू अपडेट द डिस्क्लोजर व्हेन द इंफॉर्मेशन डज नॉट अफेक्ट द जनरल एंट्री दैट इट रिकॉग्नाइजेस इन इट्स। लिखें चाहे जनरल एंट्री नहीं भी हिट हो रही फिर भी हम डिस्क्लोजर अपडेट करेंगे। जी जी भाई, सीसी को 16 पे करना है, 25 पे कर दें भाई। अच्छा भाई, ये तीनों डिस्क्लोजर्स की हेडिंग्स देख लें। पहले डिस्क्लोजर की हेडिंग क्या थी? हाइब्रिड में जल्दी करें, बैग से चीजें ढूंढ ढूंढ के जल्दी जल्दी जल्दी। डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू, टेंटिव ना करें ना सब कुछ, पहले अपडेटिंग डिस्क्लोजर्स। और तीसरा, ऑब्वियसली अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, मटेरियल है, तो इसको डिस्क्लोज ना करना यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए कहता है मेरा मशवरा ये लॉजिक बता रहा है, बस करना क्या है वो बताना। एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज द नेचर एंड द एस्टीमेट ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट की नेचर बता दें यूजर को और एस्टीमेट ऑफ, या अगर एस्टीमेट नहीं लग रहा तो बता दें, स्टेटमेंट एक दे दें कि ये एस्टीमेट नहीं लग सकता, तो फिर खाली नेचर बता दें। ये दफा होता है ना, कितने पैसे देने पड़ेंगे उसका अंदाजा नहीं लग रहा तो यूजर को बता दें। लेकिन ये ना कहें कि ये नहीं लिखा हुआ आगे नेचर ऑफ इवेंट एंड इफ नेचर इज नॉट नोन, अगर नेचर पता नहीं चल रही तो बता दें कि नेचर पता नहीं चल रही। ये नहीं हो सकता कि जो हो गया उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ है। नेचर के आगे उसने नहीं लिखा हुआ अगर नेचर पता नहीं चल रही तो ये करें। अमाउंट के आगे उसने लिख दिया है नेचर भी बताओ अमाउंट भी बताओ, लेकिन अगर अमाउंट पता तो ये बता दो कि अमाउंट पता नहीं चल रही, आप क्या करें। ठीक है जी, गोइंग कंसर्न इंशाल्लाह कल करते हैं। दूसरा पार्ट बनाओ।